आज की सबसे बड़ी खबर है ये दस्तावेज जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और आपको पता है ये दस्तावेज क्या है? ये दस्तावेज जो मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन फॉर्म है जो प्रधानमंत्री ने आज दाखिल किया है। इसकी एक कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। क्या प्रधानमंत्री काशी से दोबारा इतिहास रचने जा रहे हैं? क्या पीएम मोदी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, थर्ड टर्म में वापस आ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और यह रही वो नामांकन की कॉपी जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके सियासी मायने जितने निकाले जाएं उतने कम है, लेकिन आज काशी उत्साहित है, वाराणसी उत्साहित है, यूपी उत्साहित है और काशी में तो जश्न बन रहा है कि पीएम मोदी ने तीसरी बार फिर से वाराणसी से लोकसभा का नामांकन किया है। वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को सबसे अंत में वोट डलेगा। ऐसे में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इसलिए वाराणसी से अगर मतदाता पीएम मोदी को इस बार भी जीत का आशीर्वाद देते हैं तो फिर यह माना जा सकता है कि पीएम मोदी ने 400 का संकल्प रखा है, जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने का संकल्प रखा है, उसकी सिद्धि भी हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी का जो नामांकन है वो ऐतिहासिक रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको आज की स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज दिन भर काशी से दिव्य और भव्य तस्वीरें लगातार कैसे आती रही है आपके स्क्रीन पर है। वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन किया, लेकिन कल 13 मई को पीएम मोदी ने वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया था। 3 तस्वीरों के जरिए आपको पिछले 10 साल के दृश्य की याद भी कराने की कोशिश करते हैं। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2014 का नामांकन, 2019 का नामांकन, 2024 का नामांकन। 2014 में जब प्रधानमंत्री जीते तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा ने जब काशी में 2014 में मोदी को बुलाया और आज जब 2024 चल रहा है, इस 10 साल में क्या क्या हुआ, गंगा में कितना पानी निकल गया, इसके अलावा जब गंगा की बात होती है तो विरासत की बात होती है, तो भारतीय विरासत में क्या क्या बदल गया सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाराणसी एक तरह से पूर्वांचल का दिल है। यह राजनीतिक मान्यता है कि वाराणसी में जो हवा चलती है वो पूरे पूर्वांचल को अपने लपेटे में रखती है, पूरे पूर्वांचल तक जाती है। इसलिए पीएम मोदी ने यहां से तीसरी बार नॉमिनेशन किया है और बीजेपी का टारगेट है कि दिल्ली हैट्रिक के लिए जब काशी हैट्रिक लगाए तो उनकी जीत का अंतर 1977 में यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 48.80% के अंतर से भी बड़ा हो, यानी कि 48.80% के अंतर से ज्यादा, जहां तक मोदी 2019 में करीब करीब पहुंच गए थे। इस बार भी अगर बीजेपी को 80 में से 80 सीटें जीतनी है या 80 के करीब भी जाना है तो पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। 2014 में पूर्वांचल के 31 में से एनडीए ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से बीजेपी 28 पर जीती थी और 2 पर अपना दल पार्टी विजय रही थी। 2019 में बीजेपी ने 31 में से केवल 22 सीटें जीत पाई और अपना दल ने अपनी दोनों सीटें कायम रखी। अब 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, जो प्रधानमंत्री को पता है, और इसलिए इन 9 सीटों को रिकवर करने की पूरी कोशिश हुई है, जिनमें से 6 सीटें पूर्वांचल की आती हैं। इसलिए इस बार पूरा एनडीए काशी पहुंचा हुआ था पीएम मोदी के नामांकन के लिए और पूरी काशी में केवल एक ही नारा लग रहा था, अब की बार 400 पार। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगुना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया तो डीएम ऑफिस में अपनी संपत्ति का हलफनामा भी दिया, जो चुनाव आयोग हर नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार से मांगता है। यह हलफनामा बताता है कि उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है। आपको चलिए बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस हलफनामे में अपनी संपत्ति का कितना ब्यौरा और क्या ब्यौरा दिया है। पीएम मोदी बताते हैं कि उनके पास 52,000 रुपए कैश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 खाते हैं, एक गांधीनगर में है और एक वाराणसी में है। गुजरात की शाखा में 73,304 रुपए हैं, वाराणसी की शाखा में 7,000 रुपए हैं। 2,85,60,338 रुपए की एफडी है। 9,12,000 रुपए के एनएससी प्रमाण पत्र हैं। पीएम मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं। चारों अंगूठियों का कुल वजन 45 ग्राम है। पीएम मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
पीएम मोदी के पास ना घर है ना कोई जमीन है। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। 2024 के एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,179 रुपए का इनकम टैक्स भी भरा। पीएम मोदी का हलफनामा बताता है कि उनकी चल संपत्ति में 2014 और 2019 के बीच 52% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 के अपने हलफनामे में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जबकि 2019 में रेजिडेंशियल प्लॉट दिखाया था। दरअसल पीएम मोदी ने यह जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी है, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने के नाम पर किसी भी तरह का कृषि या गैर कृषि भूमि या कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल और अचल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए की हो गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की संपत्ति में तकरीबन 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। अब ये तो नॉमिनेशन की बात रही, लेकिन आते इंपैक्ट पर, असर पर, काशी पर, गंगापुत्र और वाराणसी के संबंध पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने काशी को लेकर अपनी मन की बात बताई। और यह पहला मौका है जब पीएम मोदी ने नामांकन किया हो, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के साथ उनकी मां हीराबेन नहीं। मां हीराबा की यादें और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ पीएम मोदी जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन जब बनारस से अपने रिश्ते की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो प्रधानमंत्री का गला भावुक हो जाता है, एक छोटे बच्चे की तरह रुन जाता है और प्रधानमंत्री भी भावुक नजर आते हैं। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं को आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन की तस्वीर 2014 की भी हमने दिखाई, 2019 की भी हमने दिखाई और आपको 2024 की भी दिखाई। लेकिन 2014 के साथ साथ 2024 आते आते पिछले 10 साल में क्या बदल गया? आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे वाराणसी से, तो उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी। शिंजो आबे जो कि पीएम है जापान के, वो भी दौरे पर आए थे। अब सवाल यह है कि परिवर्तन क्या हुआ, बदलाव क्या हुए? इसे लेकर भी एक वीडियो जारी किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त।
फिर काशी ने चुना नमो को, तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था, वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। ये बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना ही भावुक होता हूं। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं, तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। तो काशी की तस्वीर आपने देखी, काशी में कितना बदलाव हुआ है। अब जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा, काशी से पर्चा भरा, नॉमिनेशन दाखिल किया, तो वहां के लोगों को भी सुनना बनता है। आज जो लोग वहां पर पहुंचे, वो मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म को लेकर क्या कह रहे हैं, 400 पार को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सब कुछ क्लियर, एकदम साफ है। मोदी जी को ही आना है और मोदी जी के सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा। मोदी जी के बारे में क्या कहना है, मोदी जी तो हर जगह हैं। उनको 400 पार के 4000 पार हम लोग कहेंगे। बनारस में क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि 10 लाख वोट को पार करें और 400 भी पार करें, और हमारे मोदी जी फिर अगले 10-20 साल तक हम सबके लिए सर काम करें। तो निश्चित रूप से महिलाओं का एक बहुमत उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। 400 पार वो तो होना ही होना है। मोदी जी की टक्कर में कोई खड़ा है, ना खड़ा हो सकता है, ना आसपास कोई दिख रहा है। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी को 56.37% वोट मिले थे और उन्होंने 3,71,000 के बड़े मार्जिन से अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को हराया था। 5 साल में, अगर हम 5 साल बाद बात करें 2019 की, 2019 में मोदी को 63.62% वोट मिले। उन्होंने सपा की शालिनी यादव को 4,79,000 वोट से हराया। वाराणसी में 19 लाख के करीब वोटर हैं और इस बार काशी कह रही है कि पीएम मोदी को 10 लाख की जीत का तोहफा देंगे। लेकिन काशी को अगर यह इतिहास रचना है तो सबसे पहले वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचना होगा, मतदान करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो पीएम मोदी 10 लाख वाला इतिहास बना सकते हैं। 10 लाख वोट पाने वाले पहले सांसद भी बन सकते हैं।
अब समीकरण क्या सेट हुआ है यहां जाने के बाद, आज के रोड शो के बाद या फिर नॉमिनेशन के बाद? प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन भरा। पीएम मोदी ने जब नामांकन भरा तो नामांकन के लिए 4 प्रस्ताव थे। इन प्रस्तावक थे और इन प्रस्तावकों के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी ने यूपी की बाकी बची 40 सीटों को और इसके साथ साथ जो 100 से ज्यादा सीटें बची हुई हैं उसको लेकर भी एक तरह से एक मेगा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी के आज के नामांकन में प्रस्तावक बने पंडित गणेश्वर शास्त्री जो कि ब्राह्मण हैं, बैजनाथ पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, लालचंद कुशवाहा ओबीसी से आते हैं और संजय सोनकर जो कि दलित समुदाय से आते हैं। इन नामों के सामने आने के बाद सियासी अटकलें शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है और इन सभी सीटों पर ओबीसी और दलित का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जातिगत वोट बैंक साधने की दिशा में भी एक कदम माना गया, एक रणनीति मानी गई। क्योंकि कैसे ये रणनीति इस दिशा में जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं आंकड़ों से। पूर्वांचल में 26 लोकसभा की सीटें हैं, पूरे पूर्वांचल की बात करें। इसमें जो उत्तर प्रदेश है, यूपी की आबादी जो 32% आबादी है वो पूर्वांचल में रहती है। राजभर निषाद चौहान जाति का बोलबाला है। यूपी में 12% ब्राह्मण आबादी है। दलित वोटर की तादाद 21% है। पूर्वांचल में 42.19% ओबीसी है, यानी कि सबसे बड़ी तादाद ओबीसी की है। यानी कि बाकी बची 40 सीटों पर बीजेपी ने एक तरह से समीकरण साधकर क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर दी और इसी का संदेश काशी में पीएम मोदी के नामांकन से निकल रहा है। अब तक 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान खत्म हो चुके हैं। अब पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो है अवध। इसे जानकार मिनी यूपी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब तब होता है जब पूर्वांचल के साथ साथ अच्छा प्रदर्शन अवध में भी हो। इस क्षेत्र में ब्राह्मण की आबादी जो है वो करीब 12% के करीब है। 7% ठाकुर आबादी है, 5% बनिया समाज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ओबीसी वर्ग का 43% हिस्सा इस अवध में रहता है। यहां भी यादव समाज 7% के करीब है, कुर्मी समुदाय 7% के करीब है और दलित वोटर 22% के करीब रहता है। अवध से लोकसभा की 18 सीटें निकलती हैं। कुछ पर चौथे चरण में वोट डाले जा चुके हैं, कुछ पर 5वें और 6ठे चरण में चुनाव होने हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और इसी नुकसान को इस बार पीएम कवर करना चाहते हैं और 80 की 80 सीटें लॉक करना चाहते हैं। वाराणसी से पीएम मोदी के नामांकन की जो तस्वीर आई वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और वो केवल पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन पूरे एनडीए का भी था। पीएम मोदी के नामांकन में कौन कौन से बड़े मेहमान आए, कौन कौन से बड़े चेहरे थे, वो आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसी के साथ एनडीए के 13 पार्टियों के नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से, चिराग पासवान एलजेपीआर से, जीतन राम मांझी हम पार्टी से, साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण जनसेना पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से, इसके अलावा सुदेश महतो एजेएसयू आजसू से, जयंत चौधरी आरएलडी से, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से, रामदास अठावले आरएसपी से, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल से, संजय निषाद पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी से, पशुपति पारस जो है वो भी एलजेपी से ही थे और डॉक्टर अनबुमानी रामदास पीएमके और जीके वासन टीएमसी से शामिल हुए और ये तमाम वो नेता थे जो आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में मौजूद रहे। ये तो वाराणसी की बात रही जहां पीएम मोदी की उम्मीदवारी के नाम का ऐलान सबसे पहले कर दिया गया था। और अब एक तस्वीर रायबरेली की आपको दिखाते हैं जहां अंतिम वक्त में राहुल गांधी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन रायबरेली से भरा था तब केवल और केवल गांधी परिवार के लोग उनके साथ थे। नॉमिनेशन में इंडिया गठबंधन का भी कोई नेता राहुल गांधी के नॉमिनेशन में साथ नजर नहीं आया था। अब ये कहना और समझना साफ है, पुरानी कहावतें भी कहती हैं कि एकता में शक्ति होती है, तो आखिर सियासी एकता इन दोनों तस्वीरों में कहां नजर आ रही है वो अब फैसला आप खुद कर सकते हैं। अब काशी के लोगों के बीच पीएम मोदी आज 44वीं बार थे, यानी औसतन हर साल पीएम मोदी 4 से 5 बार वाराणसी के दौरे पर रहे, जिसका इंपैक्ट वाराणसी और वहां की जनता की राय में दिखता है।
सुनिए काशी के लोग प्रधानमंत्री को लेकर क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब यह कि काशी में मोदी ने 10 साल में क्या हासिल किया है। गंगा माँ ने उन्हें गोद लिया है, गंगा माँ ने उन्हें बुलाया है, वो बराबर आप लोग उनके मुंह से सुनते होंगे। गंगा से लगाव है, वो धर्म से जुड़े हुए हैं और गंगा को वही समझ सकता है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। गंगा का महत्व क्या है वो वही व्यक्ति जान सकता है जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो गंगा के पास बार बार आते हैं और बार बार कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। फ्लाईओवर है, रोड्स है, गंदगी खत्म हो गई है। आज से 20 साल पहले केवल गंदगी नाम से जानता था बनारस, आज पूरा साफ है। सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्त रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है। आगामी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से उनका कार्यकाल चले, अच्छा चले, देश की सेवा करें, विश्व में हमारे भारत का नाम हो। इस बार का जो योग है ये अगले 3 बार तक उनको प्रधानमंत्री बनाने का योग है। और 5वें चरण के चुनाव से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 5वें चरण के चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा दावा किया है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कहा कि 4 दौर के चुनाव में 380 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री को 270 सीटों का बहुमत मिल चुका है। अब 400 पार जाने की लड़ाई है, ये कहना है अमित शाह का। अमित शाह कह रहे हैं कि 4 चरणों के चुनाव में मेजॉरिटी हासिल हो गई है, अब लड़ाई 400 पार की है। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या?